हेलो एस्पिरेंट्स। सो ये आपका फेज 1 के फिफ्थ टेस्ट का पार्ट 2 है, उसका डिस्कशन रहेगा फ्रॉम द 36 to 100 तक के जो एमसीक्यूज होंगे उनको हम अभी डिस्कस करना चालू करेंगे। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पेज। चलिए 36 वाले हम लोगों में आ गए हैं, हम लोग ऑप्शन में क्वेश्चन में आप लोग इसको रीड कीजिए। सो द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन। काफ़ी बार मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया है वाटर डिस्प्यूट के लिए रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। सो हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए, इसमें पहले आप पढ़ेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 1 and 2। द थर्ड वन इज रॉन्ग, ये आपका गलत है। ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं। क्यों है समझते हैं। सबसे पहला पहला वाला पॉइंट जो है, द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एड हॉक ट्रिब्यूनल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया हुआ है। हमारे पार्लियामेंट ने 1962 में ये एक्ट बनाया है जो सेंटर को एक एड हॉक मैकेनिज्म, एक एड हॉक ट्रिब्यूनल बनाने का पावर अधिकार देता है। सो द फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। It is a factual point. The next is the decision of such a tribunal is final and binding on the parties to the dispute. Is it correct? जब भी ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, फाइनल हो या बाइंडिंग हो, तो क्या कान खड़े हो जाते हैं कि गलत हो सकता है। बट ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ट्रिब्यूनल के डिसीजन फाइनल होते हैं और बाइंडिंग भी होते हैं, और उसकी वैल्यू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जैसी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वाई इज द स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट। क्यों स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, ये हम थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल 262 ऑफ 2 जो है आपका, आर्टिकल 262 ऑफ 2, उसके अंतर्गत या उसके तहत पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से एक्सक्लूड कर दिए हैं। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर, कभी भी कोई दो स्टेट के बीच में नदी से रिलेटेड या इंटर स्टेट वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पावर के एम्बिट के बाहर है। ये संविधान में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोसीजरल इशू पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि प्रोसीजर कुछ गलत ना हो इस ट्रिब्यूनल का, बट वो डिसीजन के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द 0R इन द इंडियन पार्लियामेंट इज। क्या होता है ये 0R? काफी बार न्यूज में सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। अब क्या बोल रहा है बी? द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर when member can raise matter of urgent public importance. Why this particular is correct? ये क्यों सही जवाब है, ये भी आपका इस आंसर का, ये समझते हैं। तो 0R कोई एक फॉर्मल पैटर्न नहीं है, ये इंडियन इनोवेशन है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। 0R एक इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री इनोवेशन है जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है। तो इट इज एन इंडियन थिंग, हमने ही डेवलप किया है। ये क्या होता है, जब आपका 12 बजे जब क्वेश्चन आवर, जैसे ही आप जाते हैं संसद में, आप बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहुंचे वहां क्वेश्चन आवर चल रहा है। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा उसके बाद तुरंत ये चालू होता है आपका 0R। और इस दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना किसी प्रायर नोटिस के अर्जेंट पब्लिक इश्यूज को उठा सकते हैं वहां पार्लियामेंट के अंदर। ये इसलिए आपका करेक्ट हो जाता है। द ए क्यों गलत है? द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आवर की बात कर रहा है। ये पहला घंटा जो होता है फर्स्ट आवर, ये आपका क्वेश्चन आवर होता है। द लास्ट आवर ऑफ द सिटिंग फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस इज यूजुअली फ्राइडे, ये फ्राइडे का दिन होता है। ठीक है, फ्राइडे। और आखिरी क्या है? द टाइम अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑन द बजट, इट इज अ सेपरेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यहां से कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग स्क्रीन में आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट इज हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कौन करता है? तो ये मैंने बता दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको क्या करवाते हैं? ओथ दिलवाते हैं। जैसे उल्टा, जब एक क्वेश्चन इसी के पहले हमने फेज 1 में देखा था, पार्ट 1 में सॉरी, जिसमें हमने देखा सीजीआई को ओथ कौन दिलवाता है, तब मैंने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ वाइसे वर्सा, सबसे पावरफुल पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव का हेड, जुडिशियरी का हेड, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं इनको ओथ। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज
which of the following type of veto power is not available to the president of India? So absolute veto is available, suspensive veto is available, pocket veto ये यूज किया था हमारे जैल सिंह जी ने राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम, और ये क्वालिफाइड वेटो ये यूएसए में है, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। समझते हैं, टेंशन मतलब क्या है क्यों है सब समझेंगे हम लोग, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता, पहले तो एकदम नोट बना के लिख लेना आप लोग कहीं पे। क्वालिफाइड वीटो जैसे कि यूएसए में तब यूज होता है जब लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट के वीटो को हायर मेजॉरिटी से ओवरराइड कर देती है, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है। व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो? प्रेसिडेंट बिल को एसेंट देने से मना कर दे उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट के पास आता है ना हर बिल साइन होने के लिए, अगर प्रेसिडेंट हम बैठे हैं बोले नहीं 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 साइन करें, ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो कब होगा? प्रेसिडेंट बिल को पार्लियामेंट के कंसिडरेशन के लिए वापस भेज देते हैं, जो ये देखा है ना हम लोगों ने, प्रेसिडेंट का चैप्टर हमने पॉलिटी में पढ़ रहे थे, ये सस्पेंसिव वीटो हो गया। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। व्हाट इज पॉकेट वीटो? प्रेसिडेंट बिल पर ना एसेंट देते हैं और ना ही रिजेक्ट करते हैं, बस इनडेफिनेटली पेंडिंग छोड़ देते हैं। प्रेसिडेंट ऐसे टेबल में आते हैं रोज, वो कोने वाली फाइल को और दबाते जा रहे हैं, उसके ऊपर और फाइल होते जा रही है, वो नीचे रखी है, पता है प्रेसिडेंट को वहां पे पॉकेट वीटो मतलब वो वहां फाइल है, उसको साइन करना है, पढ़ना कुछ नहीं, ना उसको मना कर रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे, पड़ा है वो दबते हुए धूल में, तो वो पॉकेट, कोई भी चीज को जेब में डाल लेते हैं ना भूल जाते हैं हम, वैसे पॉकेट वीटो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected by an electoral college consisting of, अगर आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो आंसर आएगा आपका बी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। वाई सो? समझते हैं हम लोग। वाई इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो रहा है ना, हमने देखा अभी तक। तो प्रेसिडेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर, जो आपका इलेक्शन होता है उसमें प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा, वो होते हैं इसके इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब होता है कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होके आए हैं राज्यसभा में, ये दोनों होते हैं उसके मेंबर। स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा होती है, छत्तीसगढ़ में 90 लोग हैं, वो जो इलेक्टेड 90 लोग हैं, उन लोग, जिस स्टेट में विधान परिषद है, एमएलसीज होते हैं, उन स्टेट के एमएलसीज को ये पावर नहीं होती, सिर्फ विधान सभा के मेंबर्स को होती है, तो वो भी हो गए इसके मेंबर। और 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वहां भी अभी क्या है, लेजिस्लेटिव विधानसभा है, तो उनके विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर को भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कर लिया गया है। तो ये तीन हो गए एमपीज ऑफ एलएस एंड आरएस। देन नेक्स्ट इज एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स, दोज आर इलेक्टेड, and the last is Delhi Pondicherry's member of legislative assemblies. Are you getting what I am saying? This is it tends to the electoral college of president. Next is which constitutional amendment act made the advice of the council of minister binding on the president? तो ये 42वां amendment act था। The 42nd amendment act was that इस amendment ने आर्टिकल 74 of 1 क्या किया था? इस amendment ने आर्टिकल 74 ऑफ 1 को अमेंड किया और साफ साफ लिख दिया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी ही पड़ेगी। तो ये कौन से आपके अमेंडमेंट से आया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंडेड बाय द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ये आया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। इससे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत कम हो जाती है। प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं कर सकते इस आर्टिकल के तहत, हर चीज में उनको डिस्क्रिशनरी पावर उनकी खत्म हो गई, हर चीज सीओएम बताएगा उनको क्या करना है, ठीक है। बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक प्रोविजन ऐड किया कि प्रेसिडेंट एक बार एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये भी नहीं था कि एक बार भेज सके, प्रेसिडेंट को सीओएम ने भेज दिया, साइन करो तो करना ही था ऐसे करके, ठीक है। बट अभी क्या 44 से क्या किया गया, एक बार का ऑप्शन छोड़ दिया गया, ठीक है भैया, एक बार आप भेज देना वापस, मगर डबल हम सेम चीज को वापस भेज देंगे तो आप नहीं भेज सकते हो हमको वापस, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा
सीजेस टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 महीना। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। मतलब कि लोकसभा के भी मेंबर नहीं हो, राज्यसभा के भी मेंबर नहीं हो, तो आप कितने दिन तक, अगर ऐसा है हमारे देश में, जैसे मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, आप जैसे आप हैं, अब यहां बैठे हैं, ठीक है, आपको अचानक से कोई भी उठा के मिनिस्टर बना सकता है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं हो, आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर सिर्फ आप 6 महीने तक रहोगे। 6 महीने के अंदर या तो आपको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा इलेक्शन लड़के, या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। 6 महीने से ज्यादा टाइम पे आप ऐसा नहीं है कि बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रह पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर 6 मंथ्स होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो क्या एडवांटेज है कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया? तो आंसर इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। समझते हैं कैसे होगा ये। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, मिनिस्टर जो बनते हैं, एग्जीक्यूटिव ये लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या है, 550 लोग हैं यहाँ, 545 लोग हमारे देश में। इन्हीं में से तो एक ग्रुप को हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर और जो सीओएम बनता है। तो क्या हुआ कहीं अंत में, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर के ही तो पार्ट हुए। इस फ्यूजन के कारण दोनों के बीच में हमेशा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अक्सर देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ट्रंप है, ट्रंप अपने 5-4 पहचान के लोगों को मिनिस्टर बना लिए, वो कोई संसद में नहीं बैठते, वहां वो अपने मिनिस्ट्री में बैठ रहे हैं जाके। हमारे यहाँ वो मिनिस्ट्री में भी बैठते हैं और संसद में भी बैठते हैं। दैट इज द खूबसूरती ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये गलत क्यों हो गया, स्टेबल गवर्नमेंट गलत होगा भैया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में नो कॉन्फिडेंस मोशन और अर्ली इलेक्शन का खतरा हमेशा रहता है, जिससे आपका स्टेबिलिटी कम रहती है थोड़ी सी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं होता। लेस क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव इज अ पोटेंशियल क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इज नो डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट इज ऑल्सो अ डिबेटेबल पॉइंट। अगर रूलिंग पार्टी के पास स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी है तो कैबिनेट डिक्टेटरशिप हो सकता है, तो इसलिए वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द किचन कैबिनेट। ये किचन कैबिनेट का वर्ड ना इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम खूब हवा में आया था। इसका आंसर होगा 2 और 3। अब क्यों होगा ये थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पहले होगा इट कंप्राइजेस द प्राइम मिनिस्टर एंड अ फ्यू ट्रस्टेड कलीग इंक्लूडिंग ऑफन फैमिली मेंबर और क्लोज एडवाइजर। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उनके आसपास 4-5 लोग हमेशा हुआ करते थे, शीला दीक्षित हो गई, 2-4 और थी। और ये किचन कैबिनेट का मतलब ये ना मिनिस्टर है, ना ये एमएलए हैं, ना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बस उनकी दोस्त हैं सब। कोई भी मतलब मोदी जी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट का नाम ले रहा हूं क्योंकि उस टाइम बहुत न्यूज में चलता था ये चीज। तो ऐसा होता है, ये जो लोग होते हैं आसपास में उनको डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। ऐसे पूछ लिए कैसे करूं मैं, बता तो प्राइम मिनिस्टर हूं, ऐसे टाइप से। तो ये किचन कैबिनेट का काम रहता है, कुछ ट्रस्टेड लोग, कलीग लोग जो साथ में रहते हैं और वो कैबिनेट टाइप का काम करे। पीएम के साथ चल रहे हो भाई, तुम देश चला रहे हो मतलब। नेक्स्ट इज इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो जी हाँ भैया, प्राइम मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस करोगे तो सही बात तो होगी। पहला क्यों गलत हुआ इसमें फिर, इट इज अ फॉर्मल बॉडी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द। भैया मैं बोल रहा हूँ ना, आपको दोस्त यार है तो फॉर्मल बॉडी तो है ही नहीं है, तो 1 गलत, तो ऐसी 2 3 ठीक है आंसर। चलो नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। 50 बार बता चुका है हमने, आर्टिकल 74, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर ज्यादा, ठीक है। आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट को उनके काम में एड एंड एडवाइस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक हेड बनते हैं और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ही होगी, तभी प्रेसिडेंट काम कर पाएंगे। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच फंडामेंटल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। आर यू गेटिंग व्हाट इज आर्टिकल 72 देन, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में डील करता है ये। व्हाट इज आर्टिकल 75 देन, मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, टेन्योर और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। एंड 76 इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करने वाला आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इंटर-स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को तब बनाते हैं जब उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत है। क्या आंसर है, हाँ भाई, प्रेसिडेंट तब बनाते हैं जब उनको लगता है इसकी जरूरत है। जब मैं ऐसे बोलता हूं तो हंसना नहीं, समझो थोड़ा। प्रेसिडेंट कब बनाएंगे, जब उनको फील होगा जरूरत है। आर्टिकल 74 ये बोलता है कि एड एंड एडवाइस करेंगे कौन,
COM, और उसके बिना कुछ कर नहीं सकते, डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास है नहीं। इसका मतलब कि COM को ये लग रहा है कि ये जरूरत है, इसलिए प्रेसिडेंट को ये लग रहा है। समझे, थोड़ा सा लॉजिक को बिठाए करो आप सब लोग, ठीक है। पार्लियामेंट इसके बारे में लॉज बना सकती है, ठीक है, पर काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो नेक्स्ट इज द 47 question. Which of the following duties of the Prime Minister as per Article 78 ensures effective communication between the President and the Council of Minister? पढ़िए, पहला पॉइंट है इसमें बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या ड्यूटीज है प्राइम मिनिस्टर की अंडर आर्टिकल 78 जो इंश्योर करती है एक अच्छा कम्युनिकेशन रहे प्रेसिडेंट और COM के बीच में, दोस्ती बनी रहे। ए, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ COM रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, जी हाँ यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, इसका मेन काम है आर्टिकल 78 के तहत। सेकंड आपका क्या हो गया, इसमें प्रेसिडेंट द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सेकंड आपका बोल रहा है, सही है। थर्ड, टू सबमिट, मतलब इसका आप पढ़ेंगे थर्ड वाला तो इसका मतलब निकलेगा, मैं आपको समझाऊं, अगर कोई डिसीजन किसी एक मिनिस्टर ने लिया है तो प्रेसिडेंट को कहने पर, मतलब आप बोल सकते हो तो प्रेसिडेंट के कहने पर उसको पूरी काउंसिल के सामने रखा जाता है। तो ये सी भी सही होगा आपका, तो A B C सही, तो D इज द आंसर, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको, आप लोग के स्क्रीन पे है ये। नेक्स्ट इज 48th क्वेश्चन। इन इंडिया मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 75 ऑफ 2 आप पढ़ते तो आपको समझ आ जाता क्यों है। मतलब आर्टिकल 75 ऑफ 2 के मुताबिक मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड जब भी आता है इसका मतलब होता है कि वो इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हर एक मिनिस्टर इंडिविजुअली उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन प्रैक्टिस में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए। Next 49th is who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? The ex officio chairman of the Rajya Sabha is the Vice President of India. Under Article 64 it is clearly mentioned, जो भी इंसान आर्टिकल 64 के तहत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा वो एक्स ऑफिशियो, मतलब ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो, मतलब उसके लिए उसको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, सीधा वही वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट। अभी ये वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि धनखड़ जी ने अभी छोड़ा है और अभी इलेक्शन होने को हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू इशू रिट अंडर आर्टिकल 226 इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यही होगा इसका आंसर। नैरोअर देन द सुप्रीम कोर्ट, नहीं। इक्वल टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं। ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ FR, नहीं। ये क्यों होगा ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है। हम लोग हाई, देखो रिट जो होता है, जो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, आपका जितना मैंने बताया क्यू वारंटो, ये कब यूज, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूज कर सकते हैं। दोनों के एम्बिट के बारे में बात हो रही है, कितने ज्यादा जगहों पे ये कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 करती है और वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करती है, बट हाई कोर्ट अंदर आर्टिकल 226 से किसी भी चीज के लिए कर सकती है रिट को। सो मतलब कि जो रिट्स अवेलेबल हैं उसका ज्यादा वाइडर किसके पास है, किसी भी पर्पस पे करने के लिए हाई कोर्ट के लिए, तो वाइडर हो गया वो। ये नैरोअर तो हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं होगा, ओनली भी नहीं होगा, वाइडर होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आज ये पार्ट आपका खत्म हुआ, अब छत्तीसगढ़ में आ गए हम लोग। छत्तीसगढ़ वाला पार्ट पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट वाज द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया, छत्तीसगढ़, अकॉर्डिंग टू द 11th सेंसस। तो ये तो फैक्चुअल डाटा है, 78,22,902। ये क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि पूछा हुआ है और पूछेगा कई बार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आंसर इज 78,22,902 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ की टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन कहीं देखते हो आप परसेंटेज वाइज तो 30.62% छत्तीसगढ़ का टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है अपने स्टेट का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सब तो ऐसी फिगर डाल दिए गए हैं गलत गलत। नेक्स्ट इज द गोत्रा नेम कुंजम इज डिराइव फ्रॉम विच एनिमल। तो जो कुंजम वर्ड है ना वो गोट से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, गोट से लिया गया है।
ट्राइबल कम्युनिटीज में आपको पता होना चाहिए गोत्रा नाम अक्सर टोटेमिक एनिमल से डिराइव्ड होते हैं। एक टोटम होता है, उनकी फैमिली लीनेज उसको मानती है उस भगवान को, ठीक है। कुंजम गोत्र का नाम गोट से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह के गोत्र नेम्स ट्राइबल कम्युनिटीज के नेचर और एनवायरनमेंट के साथ उनका गहरा कनेक्शन हमको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब क्या है, मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आया है यार। गेट, हमारी टीम ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के लिए, एंड ट्रस्ट मी वी हैव ट्राइड टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स जो आपके पूरे छत्तीसगढ़ में या इंडिया वाले में आने वाले। इतना लंबा टेस्ट सीरीज कहीं अवेलेबल नहीं है जितना हमने दिया है आप लोगों को। सो एनरोल करिए। जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे आप लोग, मैं तो बोलूंगा कि आप एनरोल करके, दैट इज नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट, आप एनरोल करेंगे, खुद टेस्ट लगाएंगे, फिर वीडियोस देखेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, बट दिस इज व्हाट, इसको भी देखेंगे तो इट इज मोर देन इनफ आप लोगों के लिए, मतलब कुछ नहीं से कुछ सही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो गुरावत मैरिज इन्वॉल्व्स व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज? गुरावत मैरिज में एक्चुअल होता है, बी आंसर, एक्सचेंज ऑफ बॉय एंड गर्ल बिटवीन टू फैमिलीज। चलिए समझते हैं क्या है इसमें। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बॉयज एंड गर्ल बिटवीन टू फैमिलीज होते हैं, जैसे दो भाई बहन है, ठीक है, ये ब्रदर एंड सिस्टर और ये ब्रदर टू एंड सिस्टर टू। तो ये ब्रदर टू एंड सिस्टर वन मैरी कर लेंगे और ये ब्रदर वन और ब्रदर सिस्टर टू मैरी कर लेंगे। ये होता है आपका गुरावत मैरिज, समझे आप लोग। तो मतलब भाई बहन की शादी एक ही घर में हो गई, इधर बहू बन के आई, उधर बेटी बहू बन के गई, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, आपको समझना होगा। छत्तीसगढ़ के कई ट्राइब में ये बहुत प्रेवलेंट है। इसमें दो फैमिलीज आपस में लड़के लड़कियों का रिश्ता तय कर लेते हैं, जिससे ब्राइड वैल्यू, जो ब्राइड वैल्यू होता है एक्चुअली बहुत चलता है इनमें ट्राइबल्स में भी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कट गया, इधर का कट गया ब्राइड वैल्यू, उधर का कट गया, तो ब्राइड वैल्यू जीरो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्सचेंज मैरिज देन? एक्सचेंज और सर्विस लिखा हुआ है जो, इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, जिसको हम लामसेना विवाह भी बोलते हैं। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, लामसेना विवाह एक्सचेंज मैरिज होती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ ब्राइड प्राइस, ये गलत हो जाएगा। इट इज अ बिगर पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्राइबल मैरिजेस, लेकिन गुरावत मैरिज में ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डंडारी डांस इज अ पॉपुलर मेल डांस फ्रॉम ड्यूरिंग बस्तर दशहरा, विच ट्राइब प्राइमरली परफॉर्म दिस डांस? तो ये जो डंडारी डांस है, ये आपका भतरा ट्राइब परफॉर्म करती है बस्तर दशहरा के टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण डांस है इन लोगों का भतरा ट्राइब में। ये मेन जो होते हैं भतरा ट्राइब के, वो इसको परफॉर्म करते हैं, और ये मेल डांस है, ठीक है, जो वहां पे ब्रेवरी इनका दिखाता है और कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालुंगपेंग, सयुंगपेन एंड सरुंगपेन are type of gotras among certain tribes. These classification primarily indicates, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। द टोटेमिक एनिमल एसोसिएटेड विद द गोत्रा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, कुंजम में जो देखा था हमने। द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ द गोत्रा मेंबर, नहीं, ऑक्यूपेशन की बात नहीं है, ये सयुंगपेंग नलुंगपेन ये नहीं होता है। द जियोग्राफिकल रीजन विद वेयर द गोत्रा इज डोमिनेंट, नहीं, बी पढ़िए आप। The number of deities believed to be associated with the gotras, ये सबसे करेक्ट आसपास का आंसर लग रहा है, समझते हैं क्यों। The number of deities believed to be associated with the gotra, ट्राइबल बिलीफ्स के अनुसार इन गोत्रा, आप बोल सकते हैं इन गोत्रा नेम्स का संबंध उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं से है। जैसे कि नलुंगपेन क्या होता है, 4 देवता, सयुंगपेन क्या होगा, 5 देवता, और सरुंगपेन 6 देवता, ठीक है। तो ये उनके धार्मिक विश्वास और गोत्रा का रिचुअलिस्टिक है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज गोत्रा जनरली डिफाइंड एज, गोत्र होता क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप पढ़िएगा तो बी आंसर आएगा, अ ग्रुप ऑफ क्लैंस कनेक्टेड बाय अ कॉमन एंसेस्ट्रल लीनेज, वही गोत्रा होते हैं, ठीक है। गोत्रा एक ऐसा ग्रुप है, गोत्रा एक ऐसा ग्रुप को कहा जाता है जिसमें कई क्लैंस शामिल होते हैं, काफी सारे फैमिलीज होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होते हैं, बट वो सारे क्लैंस एक साथ शामिल होते हैं, और ये सारे एक कॉमन पूर्वज, मतलब एक जमाने पहले उन सब के पूर्वज एक ही होंगे, उनके एंसेस्टर एक ही होंगे, उनसे वो पूरा का पूरा जुड़े होते हैं। ये ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और आमतौर पर गोत्राज में शादी नहीं होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। next question 57th is Devgudi holds a special place in tribal village
व्हाट इज इट्स फंडामेंटल रोल, क्या होता है देवगुड़ी। कभी भी आप एक ट्राइबल विलेज में जाएंगे तो आपको हमेशा एक देवगुड़ी देखने को मिलता है, हमेशा हमेशा। कभी भी ट्राइबल विलेज बस्तर वस्तर दंतेवाड़ा साइड जाना हो तो देखिएगा। अभी देवगुड़ी क्या होता है, इट इज अ सेक्रेड प्लेस बिलीव टू बी हाउस टू हाउस अ डिवाइन पावर। गांव के बीच में होता है भैया, मुखिया मुखिया लोग बैठ रहते हैं, उसी को देवगुड़ी बोलते हैं, ठीक है। हर ट्राइबल विलेज में एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है जहां लोगों का विश्वास है कि एक दिव्य शक्ति या एक देवता निवास करते हैं, वहां रहा करते हैं। ये आप बोल सकते हैं, ये जगह, ये स्थान जो होता है ट्राइबल लोगों के लिए पूजा पाठ करने का, रिचुअल्स का और स्पिरिचुअल कनेक्शन का सेंटर होता है। जो पूरे गांव वाले आगे पूजा वूजा करते हैं वहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज लामसेना विवाह। लामसेना विवाह जो बैगा मैरिजेस सिस्टम में होता है, ये किस टाइप का मैरिज है। इलॉपमेंट मैरिज, भाग के हो रही है क्या, एक्सचेंज नहीं है तो गुरावत है, रीमैरिज नहीं है तो पाटा आटा, अभी पढ़ेंगे बाद में क्वेश्चन आएगा। तो ये सर्विस मैरिज है। अब ये सर्विस मैरिज क्या होता है, लाम सेना विवाह बैगा ट्राइब में एक तरह का सर्विस मैरिज है। इसमें जो लड़का, जिसे लामसेना कहा जाता है, लड़के को लामसेना कहा जाता है, शादी करने के लिए लड़की के परिवार के घर में कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक सेवा देता है। जाके उनके पिताश्री, लड़की के बाप के साथ, पिताश्री के साथ, फादर के साथ क्या करेगा, खेत में खेती करेगा या काम करेगा। ये प्रैक्टिस तब तक बोल सकते हैं आप करा जाता है जब तक लड़की का ब्राइड प्राइज नहीं दे सकता है वो, या फिर पिताश्री खुश नहीं हो जाते हैं, ठीक है बेटा तो काम वाम कर लेगा टाइप से, तेरे को शादी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लामसेना अ सर्विस मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट 59th इज असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। एक लाइन है और दूसरा उसका क्या रीजन है क्या नहीं है ये बताना है हमको। पढ़िए। इन सम ट्राइबल कम्युनिटीज द हेड ऑफ अ मल्टी विलेज पंचायत इज नोन एज तोलेदार। ये एकदम सही है। तोलादार इज अ जनरल टर्म फॉर एनी विलेज हेड इन छत्तीसगढ़ ट्राइब। समझिए क्या है। पहले असर्शन क्या है, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि पहाड़ी कोरवा, तोलेदार एक मल्टी विलेज पंचायत का हेड होता है, ठीक है। कोरवा ट्राइब में हमको पहाड़ी कोरवा में देखने को मिलता है, तो ये सही हो गया। सेकंड को मैं फॉल्स क्यों बोल रहा हूं, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, इट्स ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर क्यों फॉल्स है ये समझिए। तोलेदार किसी भी ट्राइबल विलेज का हेड, जनरल एक कोई भी ट्राइबल विलेज के हेड का नाम नहीं होता है तोलेदार, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिफरेंट ट्राइब्स में, डिफरेंट डिफरेंट विलेज में डिफरेंट डिफरेंट हेड के नाम होते हैं। जैसे कमार में कुरहा होता है, उरांव में महतो होता है और मुरिया में पटेल होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमार डेवलपमेंट एजेंसी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज इन माई नोट्स, एवरीबडी विल गेट इट करेक्ट। ये गरियावन में है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं ज्यादा। विच ट्राइब सिंग्स द लिंगो पाटा डांस। द लिंगो पाटा डांस इज सैंग बाय प्रधान ट्राइब। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो घोटुल में भी बताया जाता है, जी हाँ, बट स्पेसिफिकली आप देखोगे तो प्रधान ट्राइब का ये ट्राइबल सॉन्ग है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब इसीलिए प्रधान है, इसमें कंफ्यूज सब हुए होगे आप लोग। लिंगो पाटा सॉन्ग प्रधान ट्राइब द्वारा गाया जाता है, ऑल्सो ये होटल में भी होता है, ठीक है। ये उनका एक बहुत ही बोल सकते हो महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग है जो उनके कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को दर्शाता है हमको, ठीक है। प्रधान ट्राइब गोंड ट्राइब का सबकास्ट होता है और ट्रेडिशनली उनके पता होना चाहिए आपको, एक ये होता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखिए। द अबूझ माड़िया ट्राइब कंसीडर थुम्बा, थुम्बा दैट इज गॉड, तुमा तुमा, लौकी, घीहा, ये सब वर्ड है उसी के, टू होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द रीजन इन दिस बिलीफ। एक स्टोरी है, अबूझ माड़िया पढ़ाते टाइम मैंने बताई भी थी कि ऐसा कुछ था कि कुछ लोग, बाढ़ आ गया एक विलेज में और तुमा, बड़ा सा तुम्बा आ गया वहां, उसको ऐसे खोदे, उसका नाव बना लिए और लोग बच गए। तो अ मैन एंड वुमेन सर्वाइव्ड अ ग्रेट फ्लड बाय फ्लोटिंग ऑन अ तुम्बा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज अ माइथोलॉजिकल स्टोरी बिहाइंड इट, सो आई हैव गिवन इन अ क्वेश्चन। ये फॉर्मेट में आया नहीं है कभी, बट वी हैव ट्राइड। मैंने बोला ना आप लोगों को छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपको एकदम नए टाइप से भी देखने को मिलेंगे। वी हैव फ्रेम्ड एकदम नए क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन आपको फेज 1 में देखने को कहीं नहीं मिलेंगे कि पीवाईक्यूज में आए हैं या कहीं कुछ भी, क्योंकि द थिंग इज कि माय बेसिक थिंग, मेरे को जो समझता है इसकी यूपीएससी पैटर्न में हम जाएंगे बोल रहे हैं, अगर ये आ जाएगा तो वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, तो क्वेश्चन उस पैटर्न में थोड़ा समझना। ये देखो ये क्वेश्चन एकदम ऐसा है ना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों क्या कैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगाने की आदत नहीं है हमको, रटने की आदत है, रट के लगाने की आदत है बस।
तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि बी विद दिस सीरीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब आप पैब में सेकेंड वीक ऑफ संडे जो पैब का होगा उसमें आप जब एग्जाम देंगे तो यू विल बी वेरी इन अ गुड पोजिशन टू क्रैक द एग्जाम आफ्टर दैट। कमेंट भी कर देना, कोई लोग देख रहे हो तो आप लोग यूट्यूब वाले, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बात होती ही रहती है उन सबसे हमारी। अमॉन्ग द ट्राइबल communities of Chhattisgarh, which of the following pair of tribes and their associated dance is correctly matched? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको आंसर बैगा और बिल्मा। तो बैगा जो है वो बिल्मा डांस करती है, और क्या वो मैरिज सेरेमनीज में करती है? तो जी हाँ, वो मैरिज सेरेमनीज में करती है, तो आंसर तो पहले ही सही निकल गया। कर्मा और सुआ डांस लिखा है, तो मेनली गोंड और मुरिया ट्राइब में पॉपुलर है ये आपका कर्मा, ठीक है। जो दिवाली के मौका, ये जो आपका दशहरा, ये सुआ डांस है, ये आपका राउत नाचा और ये सब कोलिन कास्ट की जो कम्युनिटी की औरतें होती हैं वो करती है, तो कमार ये गलत हो गया। भरिया कर्मा डांस उरांव बैगा ट्राइब, ये सारे ट्राइब करते हैं, तो भारिया के साथ नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत। माड़िया झरपट डांस जात्रा फेस्टिवल के टाइम करते हैं क्या? तो जी हाँ, झरपट जो है जात्रा पे तो होता है, मगर इसको मुरिया ट्राइब के लोग करते हैं, माड़िया नहीं करते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द धुरवा ट्राइब primarily found in Bastar is known for their social organization and leadership, which is the head of their caste पंचायत called, अभी मैंने बताया पटेल इनका हेड होता है कास्ट का, ठीक है, तो ये आपका सीधा आंसर था। Who is known as सिरेदार इन घोटुल? तो सिरेदार, बेलोसा, चेलिक, मोटियारिन, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है घोटुल से रिलेटेड। सिरेदार कौन होते हैं? तो सिरेदार हेड ऑफ द मेल मेंबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक सिरेदार होता है, चेलिक होते हैं, मोटियारिन होते हैं और बेलोसा होते हैं। बेलोसा इज द हेड ऑफ फीमेल, सिरेदार इज द हेड ऑफ मेल। ये बहुत बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ी लोग होते हैं जो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं उस कम्युनिटी के, घोटुल के हेड, ठीक है। चेलिक एंड मोटियारिन आप लोगों को पता होना चाहिए सब, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेशन ऑफ विच कम्युनिटीज पेव्ड द वे फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ द पेसा एक्ट इन छत्तीसगढ़ इन 1996। ये सबको पता होगा, पेसा एक्ट भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, नहीं पता तो अब पता हो गया आप लोगों को, ठीक है। 1991 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता या प्रेसिडेंटशिप में इस कम्युनिटी का गठन किया गया था। इस कम्युनिटी का रिकमेंडेशन पर ही पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एक्ट, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज पेसा एक्ट ऑफ 1996 बनाया गया था। पेसा एक्ट का उद्देश्य ट्राइबल एरिया में ग्राम सभा के, मतलब जो ट्राइबल एरिया में विलेजेस होते हैं उनमें जो ग्राम सभा होता है उनको ज्यादा पावर और ऑटोनॉमी देने के लिए था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेडिशनल बीवरेज कंज्यूम्ड बाय द बैगा ट्राइब? मतलब कोको कोला कौन सा पीते हैं ये सब? तो वो है आपका ताड़ी। व्हाट? ताड़ी, ठीक है। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट ये ताड़ी पीते हैं इन लोग, भाई लोग, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ताड़ी। बैगा ट्राइब का ट्रेडिशनल बीवरेज ताड़ी होता है जो ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है। सल्फी, लांडा, मुड़िया ट्राइब का ड्रिंक है, आपको ये पता होना चाहिए। हाड़िया जो है पांडो और ओरांव ट्राइब का ड्रिंक है, वो उनको पिया करते हैं, तो ये आपको आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग ट्राइबल एरिया? जो देखिए 5वां और छठवां जो शेड्यूल ऑफ इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों ट्राइबल से रिलेटेड है। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो होते हैं आपके, ये 4 स्टेट आते हैं, उनके लिए 6th शेड्यूल है। और सारे जो बचे हुए स्टेट्स हैं जहां ट्राइब्स रहते हैं वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। जब चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको बी सबसे सही लगेगा। इट आउटलाइंस स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सारे इंडिया में 6th शेड्यूल पूछता तो उसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा बस आएगा 4 स्टेट्स के लिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन रेसिडेंस ऑफ अगरिया ट्राइब मेंशन्ड इन द, नहीं ये तो गलत हो गया, ये यहाँ इन द टेक्स्ट कहीं गलत आ गया, ये ऐसा रहेगा बस, ठीक है। व्हाट इज द मेन रेसिडेंस ऑफ द अगरिया ट्राइब? यहीं तक का क्वेश्चन है ये। सो इट इज माइकाल रेंज। माइकाल रेंज में जो आपका है अगरिया ट्राइब के लोग रहते हैं ज्यादातर। माइकाल रेंज कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ का मैप कहीं मैं बनाऊं तो ये आपका जो कवर्धा, राजनांदगांव से लेके जो आपका मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का बेल्ट है, ये इस इलाके में आपको अगरिया ट्राइब के लोग मिलेंगे देखने को, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी था, आपको समझना होगा ये। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल कास्ट पंचायत कंसीडर द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ ट्राइब एंड पंचायत हेड टाइटल। क्या सही है देखते हैं। कमार कुरहा, जी हाँ, कम्हार के जो जो कमार लोग होते हैं उनके विलेज के हेड को कुरहा बोलते हैं। उरांव के महतो, एकदम सही, इसमें कुछ समझाने का नहीं, फैक्चुअल एकदम। बिरहोर के मालिक, तो जी हाँ इसका आंसर ए बी सी तीनों होगा। कमार ट्राइब के पंचायत के हेड को कुरहा कहते हैं, उरांव ट्राइब के पंचायत के हेड को महतो कहते हैं, और बिरहोर ट्राइब के हेड के पंचायत के हेड को मालिक कहते हैं। एंड द आंसर इज ए बी सी, तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही। नेक्स्ट 71st क्वेश्चन इज अ कल्चरल फेस्टिवल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा देखो, बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं एस्पिरेंट्स हमेशा। याद रखिए जितना ज्यादा डाटा आपको क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपके पास ऑप्शन है खोज पाने को। तो बड़े क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, इजीएस्ट होते हैं क्वेश्चन, पढ़िए। अ कल्चरल फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू शोकेस द रिच डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल डांस। तो बोल रहा है कल्चरल फेस्टिवल है कोई जो ऑर्गेनाइज होता है कभी कभी और या हर साल, और वो शोकेस करता है रिच डाइवर्सिटी जो ट्राइब्स की है। इफ द ऑर्गेनाइजर वांट टू फीचर अ डांस performed by both men and women during festival and another performed specifically by men during Bastar Dashera, which two dances would be ideal choice for the given information। तो आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर पूरा जो है इसके हिसाब से सरहुल डांस और डंडारी डांस सबसे स्पेसिफिक आएगा। क्यों आएगा समझते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब, बहुत टफ क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन का जवाब बोलोगे सर इसको तो बहुत सोचना पड़ेगा हमको कि सरहुल और डंडारी ही क्यों आया, आप यहाँ पे आप कर्मा क्यों नहीं लिए, सुआ क्यों नहीं लिए, बिल्मा क्यों नहीं लिए। तो समझो थोड़ा सा समझाते हैं अब आपको हम लोग। सरहुल डांस, ये डांस उरांव ट्राइब के मैन और वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है और फेस्टिवल में किया जाता है। जैसे सरहुल फेस्टिवल के दौरान ये नेचर की पूजा और नए सीजन के आने का खुशी के कारण किया जाता है। वैसे ही डंडारी डांस, ये डांस भतरा ट्राइब के मेल जो होते हैं वो बस्तर दशहरा के टाइम करते हैं। तो इसी तरह सरहुल डांस दोनों जेंडर के लिए हो गया। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है ना बोथ मैन एंड वुमेन करते हैं, तो पहला सरहुल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या स्पेसिफिकली बोल रहा है बस्तर दशहरा के टाइम, तो वो डंडारी हो गया। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा नए फॉर्मेट में था, ठीक है। तो जो सुआ आपका ये हो गया, ये दोनों जो क्राइटेरिया है उसको यही दोनों डांस क्या कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं जो क्वेश्चन में है। सुआ डांस, बिल्मा डांस, सुआ डांस सिर्फ वुमेन ऑफ द कोलिन कम्युनिटी परफॉर्म करती हैं, इसलिए वो बोथ मैन एंड वुमेन वाले क्राइटेरिया को नहीं कर पा रहा है फुलफिल। कहां कर पाएगा भाई, पहला क्राइटेरिया मैन एंड वुमेन बोल रहा है क्राइटेरिया, तो सुआ तो सिर्फ वुमेन करती हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे सीधा सीधा। कर्मा डांस वाला क्यों नहीं होगा, कर्मा डांस दोनों जेंडर परफॉर्म करता है, लेकिन गौर जो आपका गौर डांस प्राइमरली मड़िया ट्राइब के मैन परफॉर्म करते हैं, तो ये गौर डांस सिर्फ मैन कर रहे हैं, तो यहां फिर दिक्कत आ गया आपको। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर खोजना है, ये बहुत डेप्थ नॉलेज आपका टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक पैटर्न आ सकता है, ये अभी तक आया नहीं है इस पैटर्न में। व्हाट इज सिरोही इन अभूज माड़िया कल्चर, तो ये सीधा पूछ रहा है सिरोही क्या होता है। तो ये एक वर्जिनिटी सेरेमनी होता है वेयर अ गर्ल इज सिंबॉलिकली मैरिड टू एरो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज, सिरोही इन द अभूज माड़िया ट्राइब। नेक्स्ट इज विच ट्राइबल ग्रुप इज ट्रेडिशनली नोन फॉर एक्सट्रैक्टिंग कत्था फ्रॉम द खैर ट्री। तो कत्था खाते हैं ना पान में लगा के चूना के ऊपर, वो कत्था कौन से खैर ट्री से कौन सा ट्राइब एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो है खैरवाड़ ट्राइब। खैरवाड़ ट्राइब का एक आप बोल सकते हो ऑक्यूपेशन यही था पुराने जमाने में, ठीक है। ये ट्राइब अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से ही अपने नाम को पाता है, खैर से ही खैरवाड़ आया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ड्यूटी इज असाइन टू द कोटवार इन द घोटुल, हर घोटुल में कोतवार होता है, कोतवार का काम होता है अटेंडेंस लेना और कीप ट्रैकिंग द मेंबर, भाग भाग तो नहीं गए हैं कोई करके, ठीक है। तो सी इज द आंसर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गार्ड है मान के चलिए। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ट्राइब इज कंसिडर्ड एज अंडर डेवलप्ड ट्राइब, तो मुरिया ट्राइब इज कंसिडर्ड एज अ वेरी अंडर डेवलप्ड ट्राइब। छत्तीसगढ़ में उरांव ट्राइब सबसे पढ़े लिखों में है, राजगोंड भी है, हलबा भी है। समझते हैं छत्तीसगढ़ में ट्राइब को उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे या किसी का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा हूँ सरकारी डाटा को पढ़ते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा गया है कि मुरिया ट्राइब को एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड ट्राइब माना गया है, ठीक है। इन चारों में मतलब ये आपको पता होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट टुर्री इज द टाइप ऑफ, टुर्री क्या है, तो टुर्री इज द टाइप ऑफ विंड ट्रम्पेट, आपको ये पता होना चाहिए। टुर्री छत्तीसगढ़ और दूसरे जगहों पर एक विंड इंस्ट्रूमेंट, जो बांसुरी होती है उसको विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं।
वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो आमतौर पर ब्रास या मेटल से बना होता है। ब्रास होता है ना, उस मेटल से बना हुआ होता है ये तुरी आपका, ठीक है। इसका इस्तेमाल रिलीजियस जगहों पे जब पूजा पाठ होता है या फेस्टिवल के ओकेशन में किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, विंड इंस्ट्रूमेंट है ये। व्हाट इज द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज प्रैक्टिस्ड बाय द भुंजिया ट्राइब? तो भुंजिया ट्राइब में एक ऐसा है कि कोई बीमारी बीमारी होती है तो गरम गरम आयरन को ऐसे आग में डालते हैं और हाथ हाथ में छुआ देते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रांडिंग फ्रॉम द ब्रांडिंग बॉडी पार्ट विद द आयरन ऐसे, तो उससे इनको लगता है कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से ट्राइब में प्रिविलेंट है। भुंजिया ट्राइब में बीमारियों को ट्रेडिशनल इलाज किया जाता है और उसके लिए गरम गरम लोहे का ब्रांडिंग किया जाता है बॉडी के पार्ट्स पे। दागना कहते हैं इसको, आपको ये भी पता होना चाहिए, दागना। व्हाट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हिंदी में दागना बोलते हैं, वहां दागा गया आज। नेक्स्ट पढ़िए 78 ना, चलो। विच डांस इज रिगार्डेड एज द गेट वे ऑफ ट्राइबल डांस? इसको बोला, कौन से डांस को ये बोला जाता है कि वो ग्रेट वे ऑफ ट्राइबल डांसेस है? बिकॉज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कल्चरल फेज। सो आपको पता होना चाहिए दशहरा डांस फ्रॉम द बैगा ट्राइब इज कॉल्ड एज द गेट वे ऑफ द ट्राइबल डांसेस, ठीक है। बैगा ट्राइब दशहरा के टाइम पे एक कल्चरल, एक नया दौर चालू होता है दशहरा के बाद, उसको शुरुआत होता है फेस्टिवल्स का, इसीलिए इसको हम गेट वे ऑफ ट्राइबल डांस का भी नाम देते हैं। इसके बाद लगातार उनके यहाँ फेस्टिवल ही होते हैं। व्हाट इज दियारी इन द मुरिया ट्राइब मैरिज सिस्टम? तो दियारी इज द टाइप ऑफ अरेंज्ड मैरिज, मतलब लड़के वाले लड़की वालों के घर गए या लड़की वाले लड़के वालों के घर गए, लड़के लड़की पहले से नहीं जानते एक दूसरे को और उनकी शादी हो गई, दैट इज कॉल्ड एज अरेंज मैरिज। आपको भी पता है ये, ठीक है। लव मैरिज पहले से जानते हैं, तो ये अरेंज मैरिज का टाइप है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मुरिया ट्राइब में इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज विथ देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट इन द, मैच करने बोल रहा है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि कमार डेवलपमेंट ट्राइब कहाँ रह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कमार डेवलपमेंट ट्राइब आपको गरियाबंद में देखने को मिलता है। बैगा, ये याद कर लेना भाई, बैगा डेवलपमेंट कवर्धा, पहाड़ी कोरवा डेवलपमेंट एजेंसी जशपुर, और बिरहोर डेवलपमेंट सेल रायगढ़। ये देखो सब सीधा सीधा आ गया इसमें, तो ए आंसर हो गया फिर तो ये, ठीक है। ये याद करने वाली चीजें थी इसमें और कुछ समझाने का नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोवाइडेड द म्यूजिकल रिदम फॉर द थाप्ती डांस? तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, ये म्यूजिकल रिदम का मतलब है क्या गाना बजाना हो रहा होता है पीछे में जब थाप्ती डांस चल रहा होता है। तो ढोलक और फ्लूट, बांसुरी और ढोलक के थाप पे थाप्ती डांस किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थाप्ती डांस में म्यूजिकल रिदम के लिए ढोलक और फ्लूट को यूज किया जाता है, ठीक है। हर ट्राइब अपने अपने डांस में एक अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो जनरली सीजीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमको वैसी तैयारी भी रखनी पड़ती है, ठीक है। Next, the Gaur dance, which is also called as Bishon Horn dance, is a significant cultural practice of which tribe and during which festival is it primarily performed? तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछेगा एक साथ कि कौन सा ट्राइब करता है और किस टाइम पे ज्यादातर करता है ये। तो आपको पता होना चाहिए माड़िया ट्राइब। बिशॉन हॉर्न डांस, यही तो हमारे कौड़ी पहने होते हैं, सिंग बना होता है ऐसे टोपा, और एक लड़कियां ब्रास का गोला, एक हाथ में लोहे की स्टिक ऐसे पकड़ी होती है। जनरली छत्तीसगढ़ को डिपिक्ट करते हैं हम लोग इसी से, आदमी एक मांधार पकड़ा होता है। तो ये डांस जो फॉर्म है ये माड़िया ट्राइब के लोग करते हैं जात्रा फेस्टिवल के टाइम पे। कब करते हैं? जात्रा में। इसी डांस फॉर्म गौर डांस को हम बिशॉन हॉर्न डांस भी कहते हैं। माड़िया ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसका मेन फेस्टिवल जात्रा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ट्राइब इज नोन एज द मोस्ट टैटूड लविंग ट्राइब? मतलब कौन सा ट्राइब है जिसको टैटू कराना बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ में? तो वो बैगा ट्राइब है। बैगा ट्राइब इज कॉल्ड एज द मोस्ट टैटूड लविंग ट्राइब, उनको कहा जाता है। उनके लिए टैटू सिर्फ बॉडी आर्ट नहीं है, बल्कि उनका कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। यहां तक कि उनके जीवन के अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग टैटूज से मार्क किया जाता है इनके ट्राइब में, किसके? बैगा में, ठीक है। तो कौन सा ट्राइब है? बैगा ट्राइब। द लरुकाज फेस्टिवल, अ यूनिक गोंड मैरिज फेस्टिवल ऑफ वरहा, वरहा पिग होता है, ठीक है, इज performed once every 9 or 12 year, full stop. This cyclical long interval celebration centered on a symbolic animal marriage strongly suggests its purpose tied to promoting deities for long term community fertility and prosperity. ये आंसर होगा, टफ है, पढ़े होते तो आपको पता होता। तो आपको पता होना चाहिए इसमें propitiating deities for long term
कम्युनिटी फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्यों? तो लकुराज फेस्टिवल की इनफ्रीक्वेंट 9 से 12 साल के बीच में होती है, मैंने बोली एक बार क्वेश्चन में बताया गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेचर और इसका सिंबॉलिक जो पिग मैरिज के साथ जुड़ने की बात है, ये आपको पता होना चाहिए, दर्शाता है कि उनका उद्देश्य डैटी को खुश करना है, कम्युनिटी की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सिक्योर करना होता है। ठीक है, ये एनुअल फेस्टिवल से अलग है, कभी कभी होते हैं ये, मतलब ये कम्युनिटी पूरा 9-12 साल में करती है भगवान को खुश रखने के लिए, कि हम सबको, हमारी कम्युनिटी को प्रॉस्पेरस रखना, हमारे कम्युनिटी में फर्टिलिटी बनाए रखना, इसलिए इसको किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ट्राइब बिलीव दैट प्लोइंग द लैंड हर्ट मदर अर्थ, मतलब धरती माँ को जो हम वो करते हैं ना, खोदते हैं, उनको वो हर्ट होता है, तो ये बैगा ट्राइब के लोग मानते हैं, इसीलिए उन लोग बेवार टाइप की, क्या बेवार क्या होता है उनका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ज्यादातर ट्राइब क्यों ऐसा करा करते थे, क्योंकि उनको एक तो आता नहीं था, मगर बैगा ट्राइब आखिर तक क्यों मानती है कि ऐसा, क्योंकि बैगा ट्राइब मदर अर्थ के प्रति बहुत गहरा सम्मान रखती है, आपको ये पता होना चाहिए। वो जमीन के अंदर हल चलाते हैं ना, प्लॉ हल को बोलते हैं, उसको हल जोतते हैं, उससे बचना चाहते हैं उन लोग, इसके बजाय वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लगना चाहते हैं, बट आज की डेट में ये नहीं कर सकता कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेवार भी बोला जाता था, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। द पेन माइट हैव फॉल्ट, नहीं, बच गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैथुल विवाह इन द धुरवा ट्राइब मैरिज सिस्टम। तो पहले तो पता चल गया पैथुल एक धुरवा ट्राइब का क्या है, मैरिज है। ठीक है, मैरिज सिस्टम। पैथुल इज अ इंट्रूशन मैरिज, क्या है, पैथुल इज अ इंट्रूशन मैरिज, समझाता हूं मैं क्या है। धुरवा ट्राइब में ये पहले तो आपको पता होना चाहिए, बोला जाता है पैथुल। पैथुल विवाह इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज बाय इंट्रूजन। व्हाट इज इंट्रूजन? दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स द बॉय गोइंग टू द गर्ल्स हाउस, लड़का लड़की के घर जाता है, एंड समटाइम्स फोर्सफुली स्टे देयर टू कंपेल फॉर द मैरिज, कि मेरे को शादी कराओ उससे जान के। इट्स अ मेथड व्हेन अ ट्रेडिशनल एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल और डिजायर्ड, घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, उस टाइम इसको जबरदस्ती करने के लिए किया जाता है, शादी के लिए। ठीक है, व्हाट इज छत्तीसगढ़ रैंक अमॉन्ग इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, वी आर एट द 8th रैंक। ठीक है, द स्टेट्स विद अ हायर परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन आर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होंगे। भाई परसेंटेज में पूछा है ना, देखो नंबर में अलग होता है हमेशा, परसेंटेज में अलग। नंबर मतलब 100 है कि 200, ठीक है, परसेंटेज मतलब पूरे प्रदेश में 100 है, और अगर 80 लोग उसके ट्राइब हैं, तो मतलब 80% पॉपुलेशन उसकी क्या हो गई, ट्राइबल। तो ये परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, परसेंटेज में ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा होंगे, तो फर्स्ट में कौन है, मिजोरम, नागालैंड, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, और फिर छत्तीसगढ़ आता है हमारा 8th में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने रैंकिंग वाइज ही बोला है, जो बोला है अभी। We are at the 8th position. The Baga tribes daily meal names include Basi for morning, Page for lunch, and what for dinner? नाश्ता दिल्ली में, खाना लाहौर में, अमृतसर में रात का खाना, ऐसे वाला हिसाब हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, बैगा ट्राइब का बासी सुबह का खाना हो गया, पेज दोपहर में पी लिए, तो रात का खाना बेयारी होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट, इसीलिए मैंने पूछा, ये नया टाइप से हो गया। बासी वो मॉर्निंग में खाते हैं, पानी चावल ऐसे करके, पेज दोपहर में पी लिए लंच में, बियारी डिनर में खाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच मुड़िया ट्राइब डांस फॉर्म इज अ रेगुलर परफॉर्मेंस विद इन द घोटुल एंड फीचर्स अ स्पेसिफिक रिपीटेटिव स्टेप सीक्वेंस। तो मांदारी डांस किया जाता है, उसमें 1-2 आगे 1-2 पीछे, 1-2-3 आगे 1-2 3 पीछे, ऐसे स्टेप्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो उस टाइप का डांस कौन सा डांस है ये, द मंदारी डांस इज द सिग्नेचर डांस ऑफ द मुरिया ट्राइब, आपको पहले ये पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो रेगुलरली परफॉर्म्ड इन घोटुल, इसीलिए क्योंकि उनका सिग्नेचर डांस है। दे आर ट्रेडिशनल यूथ डोरमेट्री, घोटुल इज अ ट्रेडिशनल यूथ डोरमेट्री ऑफ मुरिया ट्राइब पीपल। ठीक है, दिस डांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक रिपीटेटिव स्टेप्स सीक्वेंस वेयर the dancers are involved in moving forward and backward in a coordinated rhythm, आगे पीछे ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से डांस होते हैं, तो गेंदी डांस, अबलतुरा डांस, कक्साड़, ये सब भी डिफरेंट ओकेशन में परफॉर्म होते हैं, मगर इस पे नहीं है स्पेसिफिकली। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ट्राइब इन छत्तीसगढ़ आर आइडेंटिफाइड एज ए स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब पीवीटीजीज कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल 7 पीवीटीजीज हैं।
5 सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए, 2 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर इसीलिए 5 होगा, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल पूछता तो 7, स्टेट सेंटर स्टेट मिला के, या टोटल भी लिखा होता, स्टेट पूछता तो 2, सेंटर पूछा है इसलिए 5, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं? अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा। ये आपके सेंटर बना के रखा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अनदर नेम फॉर सैला डांस ड्यू टू द स्टिक ऑफ यूज ऑफ स्टिक। तो इसको डंडा डांस भी बोलते हैं, क्योंकि सैला डांस में डंडा लेके किया जाता है, ठीक है। तो सैला डांस इज ऑल्सो नोन एज द डंडा डांस बिकॉज इट prominently features the use of a danda, use of a stick, ठीक है, by the male dancers while performing this dance form. Next is what is the common characteristic of the tribes regarding their religious belief. तो religious belief के हिसाब से they are polytheistic. polytheistic क्या होता है? tribal religion beliefs are commonly described as polytheistic and animistic. दो चीजों में इसको हम लोग करते हैं जनरली। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्यों पॉलिथिस्टिक है? पॉलिथिस्टिक का मतलब है दे वर्शिप मल्टीपल डेटीज। मल्टीपल डेटीज को उन लोग क्या करते हैं? पूजते हैं। एंड दोज डेटीज आर आल्सो एसोसिएटेड बाय नेचर। नेचर से इन लोग एसोसिएटेड होंगे, नेचुरल होंगे या एंसेस्ट्रल होंगे इनके, या कोई स्पेसिफिक स्पिरिट की पूजा करेंगे, ये सारे के सारे। एनिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो एनिमिस्टिक लिखा है, दे बिलीव दैट स्पिरिट और डेटीज रिसाइड इन नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड फिनोमेना such as river, tree and mountains. Next question is assertion reason जो है। आमाखाई एक फेस्टिवल होता है, इसमें आम के जब कली लगता है, कच्चे आम, तो उनकी पूजा की जाती है। पहले सबसे पहले देवगुड़ी में डेटी को दिया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। The Amakhai festival prevent the consumption of new mango until an offering is made to the presiding deity. एकदम सही है, मैंने अभी समझा दिया। इसके बाद सब खाते हैं फिर। This ritual reflects the belief that the first produce belong to the divine and seeking divine blessing ensure the sustained abundance. तो इससे बहुत ज्यादा उपज होगी, ठीक है। ए बी दोनों सही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 94th क्वेश्चन। दूध लौटा, फिर ये भी assertion reason, दूध लौटावा मैरिज इज प्रैक्टिस्ड अमॉन्ग द गोंड ट्राइब एंड इट्स सबकास्ट। यस इट इज ट्रू। दूध लौटावा मैरिज क्या होता है? कजिन्स के बीच में जो मैरिज होती है, ठीक है, ट्राइब्स में। तो ये एक्चुअल में गोंड ट्राइब में बहुत प्रेवलेंट है। दिस इज राइट। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व मैरिंग अ डिसीज्ड वाइफ्स सिस्टर। तो एकदम गलत, मैंने क्या बोला? कजिन्स के बीच में होता है ये। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पंचायत हेड ऑफ द परजा ट्राइब। तो ये मदुली होता है, ये एकदम फैक्चुअल, इसमें कुछ समझाने का नहीं है मेरे को आपको। मदुली याद कर लीजिए, आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें मदुली लिख लीजिए। परजा ट्राइब के हेड को, पंचायत के हेड को मदुली बोला जाता है। इफ अ मैन हैज टू परफॉर्म एन अपहरण विवाह abduction marriage among the Gond tribe, this practice is sometimes known as पायसतूर। जैसे पैथुल था, नहीं पैथुल तो अलग हो गया। पायसतूर मैरिज मतलब एबडक्शन, भगा के शादी करना, ठीक है। गोंड ट्राइब में अपहरण मैरिज और मैरिज बाय एबडक्शन इज नोन एज पायसतूर। दिस टाइप ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स द मैन एबडक्टिंग द वुमेन टू गेट मैरिड। किडनैप कर ले रहे हैं, ऐसे टाइप से, ठीक है। ऑफन विद द गर्ल्स कंसेंट, बट ऐसा किडनैप जबरदस्ती नहीं कि उठा लिए, गर्ल भी भाग के शादी करना बोला जाता है, ठीक है। ढुकू भी बोला जाता है। ढुकू किसको बोलते हैं? इंट्रूजन मैरिज को बोलते हैं, ठीक है, घर जाके बैठ गए। पैथुल इज अनदर टर्म फॉर इंट्रूजन मैरिज विच इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट इन बैगा ट्राइब। क्वेश्चन भी था इस टेस्ट में आपके लिए। छाड़ मैरिज क्या है? छाड़ विवाह इज अ ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज वेयर द ग्रूम प्रोसेशन गोज टू द बॉयज प्रोसेशन, मतलब जो जनरली देखते हो ना, बारात जाते हैं हम, वही वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। What is the significance of the Karma dance performed during the Karma festival? So it's कर्मा का कर्म के लिए किया जाता है, कर्म सेनी के लिए। तो it emphasizes the action and destiny, ठीक है। तो ये the Karma dance is a major festival dance for the tribes like Oraon, Baiga and others। इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए the dance is named after the concept of karma। कर्मा जो कंसेप्ट है ना आपका, कर्मणेवादी के मा फलेषु कदाचन ऑफ द गीता, ये कर्म जो है आपका, कर्म की फिलॉसफी के ऊपर ये बेस्ड है आपका, विच मींस एक्शन और द डेस्टिनी। जो कर्म करोगे वो फल पाओगे, फल की चिंता ना करो, कर्म करते जाओ। ये सारी चीजें कर्म की फिलॉसफी है। It is performed. Why it is performed? It is performed to celebrate the festival and to reflect on the importance of one's action and their impact on their destiny। ठीक है, चावल आवल उगा रहे हैं आप, मेहनत करो, फल देगा भगवान। नेक्स्ट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द छत्तीसगढ़।
तो इसमें देखते हैं क्या, द मांधार इज अ वर्सिटाइल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग रिदम फॉर डांस लाइक बिल्मा, मांदारी, सैला। जी हाँ, बिल्मा, मांदारी, सैला सब में मांधार यूज होता है। लोहती, सहनाई, टिमकी, धापला आर टिपिकल एंसेंबल फॉर द थाप्ती डांस। जी नहीं, दीज ऑल आर, लोहती, सहनाई, टिमकी, धापता, ये सब यूज होते हैं आपके घसिया बाजा, धड़धड़ धड़धड़ बजाते रहते हैं ना जो बाजा वाजा, वो वाले बाजे में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ढोलक एंड फ्लूट आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर परघौनी डांस। नहीं, ढोलक एंड फ्लूट अभी क्वेश्चन ऊपर भी था, थाप्ती में यूज होता है। परघौनी डांस यूजेज इंस्ट्रूमेंट लाइक टिमकी एंड नंगाड़ा, ठीक है, नंगाड़ा, नंगाड़ा बजा हुआ वाला नंगाड़ा, ठीक। तो ये वन आंसर है। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि ढोलक और फ्लूट थाप्ती में यूज हुआ, लोहित, सहनाई, टिमकी, धापला आपका किसमें यूज हुआ, घसिया बाजा में, और मांदार जो है उस बिल्मा, मंदारी, सैला। इसको नोट्स बनाओ आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज 99 क्वेश्चन, व्हाट इज पातला अमॉन्ग द परधी ट्राइब। तो पाटला एक ट्रेडिशनल हेट होता है परधी ट्राइब का, क्या होता है, अ ट्रेडिशनल हेट इज कॉल्ड एज पातला। नेक्स्ट इज द हनाल गट्टा is Abujmadia culture, a memorial pillar installed after death, serves as a tangible expression of which significant tribal belief। तो ये एक्चुअल में एंसेस्टर वर्शिप एंड रिमेम्बरेंस के लिए होता है। क्या होता है ये, द हनाल गट्टा इज अ मेमोरियल पिलर, एक ऐसा खंबा टाइप का होता है लकड़ी का, उसको इंस्टॉल किया जाता है, क्यों, क्योंकि उनके घर के कोई पूर्वज मरे हैं, उनकी मेमोरी में, उनको देख के याद आता है उनको डिजीज के बारे में, उनकी मेमोरी के लिए। ये एक बहुत कल्चरल प्रैक्टिस है अबूजमाड़िया ट्राइब में, आपको पता होना चाहिए। इट इज अ वेरी कल्चरल प्रैक्टिस इन अबूजमाड़िया ट्राइब। दिस इज अ वेरी टेंजिबल एक्सप्रेशन ऑफ देयर प्रोफाउंड बिलीफ फॉर देयर एंसेस्ट्रल वर्शिप। जो उनका एंसेस्टर के लिए इतना प्यार है, इतना वर्शिप है, वो दिखाता है, वो उनको भगवान टाइप पूजते हैं। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वे टू रिमेंबर, एक रिमेंबर करने का, एक ऑनर करने का, एक कम्युनिकेट करने का विद देयर एंसेस्टर एक तरीका बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। And we have completed all the 100 question of the fifth test of this test series जो phase 1 में आपके है अभ्यास का। I hope so you all guys are getting the concept very clearly। जब मैं बता रहा हूं यहाँ कुछ भी लग रहा है, एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, आखिरी में 40-45 पन्ने के नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, और वो बहुत रिवाइज करके आप लोगों को एंड में फायदा मिलेगा एग्जाम के पहले। तो व्हेन आई एम डिस्कसिंग, कुछ कुछ लिखते रहे करो, जो भी आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा, या बाद में रिवाइज करना पड़ेगा। वीडियोस को बार बार तो नहीं देख पाओगे आप लोग इतने सारों को, कम से कम वो नोट्स को रिवाइज करोगे तो मैंने जो बोला है क्लास में वो आपको याद आ जाएगा। सो कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। कोई भी डाउट आ रहा है तो डू कॉन्टेक्ट मी, डू कॉन्टेक्ट आवर टीम, इंस्टॉल द एप्लीकेशन, उसमें आके आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारी टीम से, या मेरे से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर ऑफ नेक्सस एकेडमी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के साथ, जो छठवां टेस्ट होगा आप लोगों का। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।